गायत्री महाविद्यालय सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड की इस ऑनलाइन क्लास में आज डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी के तीसरे पेपर का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पीबीआर 322 की संरचना और उसका महत्व। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था, वेक्टर बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड के अंतर्गत वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके द्वारा किसी वांछित जीन को किसी परपोषी कोशिका में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। उस डीएनए मॉलिक्यूल की संरचना के आधार पर वेक्टर कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बीएसी, वाईएसी इत्यादि प्रकार के। तो ये सभी वेक्टर क्या हैं? डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो सामान्यतः डबल स्ट्रैंड होते हैं। प्लाज्मिड भी कई प्रकार के होते हैं। जीन स्थानांतरण की व्यवस्थाओं के अनुसार उस प्लाज्मिड में कई प्रकार के रूपांतरण किए जाते हैं। प्लाज्मिड जैसा कि हमें पता है एक डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें मॉलिक्यूल वेट के अनुसार और उस पर पाई जाने वाली क्लोनिंग साइट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्लाज्मिड कई रूप में पाए जाते हैं, कई प्रकार के पाए जाते हैं। उसी संदर्भ में यदि बात करें तो प्लाज्मिड के अन्य रूप में पीबीआर 322, पीबीआर 327, पीयू, सी, कॉस्मिड इत्यादि मॉडिफिकेशन के बाद में प्राप्त किए गए प्लाज्मिड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक प्लाज्मिड में चेंजेज करके मॉडिफाई प्लाज्मिड बनाए जाते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी कहते हैं, और उसी में भी एक है पीबीआर 322। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि पीबीआर 322 को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पीबीआर 322 एक बनाया गया प्लाज्मिड है जिसको वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। ये सबसे पहले प्रयोग में लाया गया क्लोनिंग वेक्टर है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है जीन स्थानांतरण में। इस वेक्टर का मुख्य विशेषता ये है कि एक छोटी साइज का है जो लगभग 4363 बेस पेयर से निर्मित होता है। ये अपनी साइज के विपरीत लगभग 10 केबीपी मॉलिक्यूल वेट या 10 केबीपी से निर्मित डीएनए खंड को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका नाम पीबीआर 322 कैसे पड़ा, हम इसको 322 कैसे नाम देते हैं? तो इसके इतिहास की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले 1977 के अंतर्गत सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था। इसको बनाने का श्रेय हर्बर्ट बोयर को जाता है। तो इन्होंने हर्बर्ट बोयर ने 1977 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको बनाया गया था, निर्मित किया गया था। ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इसमें पीबीआर में पी का मतलब होता है प्लाज्मिड को इंडिकेट करता है और बी आर का तात्पर्य होता है बोलिवर और रोड्रिगेज नामक दो वैज्ञानिक जिन्होंने इस प्लाज्मिड को डेवलप किया था। तो ये हो गया पीबीआर।
पीबीआर में 322 क्या है? तो 322 वह एक नंबर है जिसके द्वारा अन्य प्लाज्मिड बनाए गए, जैसे 325 है, 327 है। तो ये एक सीरियल नंबर है जिसको नाम दिया गया वो उसी लैब में बनाए गए पीबीआर के नाम है। जैसे पीबीआर 322 पहले डेवलप किया गया, 25 उसके बाद में, 27 उसके बाद में किया गया। पीबीआर 322 जिसमें लगभग 4361 बेस पेयर लेंथ युक्त डीएनए खंड होता है, और इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। ये वही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जिसके द्वारा उत्पन्न प्रोटीन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसमें 2 जीन कौन कौन सी है? एक जीन AMPR कहलाती है, अर्थात एम्पीसाइक्लिक रेसिस्टेंट जीन कहलाती है, और दूसरी कहलाती है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन या TETR। इन दोनों जीन की प्रोमोटर क्षेत्र में विशेष प्रकार के न्यूक्लियस एंजाइम के कार्य करने के स्थल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जीन हुई? पहली हुई जिसको हम AMPR जीन कहलाते हैं, BALA कोडिंग द्वारा होती है और एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रोटीन का ये निर्माण करती है। दूसरी जीन होती है वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट कहलाती है, TETR कहलाती है। ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट प्रोटीन का निर्माण करती है, और ये प्रोटीन एम्पीसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्लाज्मिड में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन पाया जाता है जो PMB1 से लिया गया है, और दूसरा इसको एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, जो कि इस प्लाज्मिड की नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाने में काम आता है। इस प्लाज्मिड में ये जो क्षेत्र है जो ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के कारण ही ये अपनी कॉपी को प्राप्त कर सकता है। इस प्लाज्मिड में कई रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कार्य करते हैं, जो कि लगभग 40 साइट होती है। से 11 साइट होती है वो केवल और केवल टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्षेत्र में होती है। इसके अतिरिक्त हिंड थर्ड और CLA1 भी 2 ऐसी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जो कि टेट्रासाइक्लिन जीन की प्रोमोटर क्षेत्र पर पाई जाती है, जबकि 6 क्षेत्र ऐसे होते हैं, 6 रेस्ट्रिक्शन साइट ऐसी होती है जो कि AMPR जीन के अंतर्गत पाई जाती है। तो 11 साइट टेट्रासाइक्लिन के अंतर्गत, जबकि 6 एम्पीसाइक्लिन रोधी जीन के अंतर्गत उपस्थित होती है। इस प्लाज्मिड में रेसिस्टेंट जीन जो कि प्रतिजैविकों से जीवाणु कोशिका की सुरक्षा करते हुए उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको मार्कर जीन के नाम से भी जाना जाता है। इस PBR 322 वेक्टर से 0.1 से 10 KB युक्त DNA खंड की क्लोनिंग की जा सकती है। PBR 322 को आइसोलेट किया गया है E. coli बैक्टीरिया से। किससे किया गया? E. coli बैक्टीरिया से आइसोलेट करने के बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किए गए। PBR 322 को कैसे निर्मित किया जाता है? निर्मित कैसे? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ PBR 322। तो PBR 322 कोई नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, बल्कि प्लाज्मिड में हेरफेर करके इसको प्राप्त किया गया। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए कुल 3 प्रकार के स्टेप हमारे पास में है, 1, 2 और 3। सबसे पहले AMPR जीन है जो कि प्लाज्मिड RSF 2124 से लिया गया। प्लाज्मिड RSF 2124 एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है जो कि E. coli के प्लाज्मिड में पाया जाता है। तो ये रेसिस्टेंट जीन किससे प्राप्त किया गया? E. coli से। PBR
322 में उपस्थित सेकेंड मार्कर जीन जो कि रेसिस्टेंट जीन के रूप में होता है उसका कहलाता है TTR। TTR टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट को प्राप्त किया गया PSC 101 से जो कि सेकेंड एंटीबायोटिक है। और थर्ड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ROI अथवा ROP, इसको इस जीन को प्राप्त किया गया PMB11 से जो कि क्लोजली रिलेटेड है कॉलिन प्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड कोल E1 से। तो इस प्रकार से PBR 322 को मॉडिफाई किया गया इकोलाई के प्लाज्मिड से। तो इकोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया गया एम्पीसाइक्लिन रोधी जीन, एम्पीसिलिन रोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को, जो कि अलग अलग बैक्टीरिया से प्राप्त किए गए थे। अब इस प्लाज्मिड के द्वारा जीन स्थानांतरण का उपयोग कैसे करेंगे? तो PBR 322 में 322 से वो किसी भी प्रकार के DNA अणु को कैरी कर सकता है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसको BAMH फर्स्ट साइट से उसको काट करके उसके स्थान पर कोई किसी प्रकार की जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में ये आसानी से उस जीन को अपने अंदर समाकलित करते हुए रेप्लिकेट करेगा। यदि हमने इस जीन को टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के स्थान पर किसी क्लोनिंग के लिए जीन को ट्रांसफ़र करा तो वो केवल और केवल एम्पीसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, टेट्रासाइक्लिन के विरुद्ध नहीं। तो इस प्रकार से किसी एक जीन मार्कर जीन के स्थान पर या मार्कर जीन के साथ में किसी जीन को जोड़ करके उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। इस PBR 322 का उपयोग क्या हो सकता है? तो PBR 322 सामान्यतः और सबसे अधिक वेक्टर के रूप में यूज करने वाला एक क्लोनिंग वेक्टर है। इस वेक्टर को हम सबसे ज़्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसको ईजिली डेवलप किया गया है, ईजिली किसी कोशिका में ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। और दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका से प्राप्त करने के कारण ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में ईजी वे से इंट्रोड्यूस होकर की क्लोनिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो इस कारण इस PBR 322 को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इस PBR 322 को जिसको कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एडवांटेजेस की बात करें, इसकी विशेषता की बात करें, तो ये सबसे छोटा अणु है जो कि 4.4 kb का होता है। आसानी से इसको हम इकोलाई कोशिका से पृथक कर सकते हैं, आसानी से इसका मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें दो प्रकार के सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, AMP और TTR, जो कि बहुत कम मात्रा में रिकॉम्बिनेशन होने की स्थिति में भी आसानी से कोशिका को सेलेक्ट करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्लाज्मिड के द्वारा लगभग 3000 से 4000 कॉपियाँ प्रत्येक एक कॉपी के अंतर्गत, एक सेल्स के अंतर्गत हम प्राप्त कर सकते हैं। जब इस कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक किया जाए, किसके द्वारा? क्लोराम्फेनिकोल द्वारा, उस कंडीशन में भी ये 1000 से 3000 कॉपी कोशिकाओं की निर्मित जीन की निर्मित कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, इसकी छोटी साइज, नंबर 2, इसमें 2 मार्कर जीन की उपस्थिति, और नंबर 3, कम समय में आसानी से और तीव्रता से वांछित जीन की कॉपी प्राप्त करने के लिए के कारण ही इस प्लाज्मिड को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि PBR 322 सबसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला है, लेकिन फिर भी इसको हम इजी वे से यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो इस प्लाज्मिड के PBR 322 का जीवाणु में कॉन्जुगेशन के समय एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इजी वे से स्थानांतरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मॉडिफाइड सेल्स को पहचानने में दिक्कत आती है। दूसरा, ये कई प्रकार के कारक जैसे एफ कारक के साथ में भी जुड़ करके ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो सकता है। इसके कारण जो रूपांतरित कोशिका थी वो हमारे से इजी वे से आइडेंटिफाई नहीं होती। दूसरा,
इसकी साइज और इसके द्वारा एक निश्चित बेस पेयर के डीएनए खंड को ही हम क्लोनिंग के लिए उपयोग में कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जब हमें किसी अधिक बेस पेयर से निर्मित या अधिक लंबे लेंथ युक्त डीएनए खंड का क्लोनिंग करनी होती है तब PBR 322 प्रयुक्त नहीं हो सकता। इस प्लाज्मिड की स्क्रीनिंग करने के लिए हमें अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, एक लंबी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। इसीलिए सामान्यतः इस PBR 322 का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कुल 4 लक्षण ऐसे हैं जिसके कारण PBR 322 का उपयोग करने में हमें अधिक मेहनत की और अधिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसके लिए PBR 322 में ही मॉडिफाई करके नए प्रकार के प्लाज्मिड विकसित किए गए, जिनका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस प्रकार से आज इस क्लास के माध्यम से हमने PBR 322 के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू, नमस्कार।